नरेंद्र सिंह आज आपके सामने ग्रामर का पाठ 2 शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय और समास विषय को लेकर उपस्थित हूँ। विषय पर ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक भाषा में समय समय पर नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्द से पहले या बाद में शब्दांश को जोड़ा जाता है और इससे शब्द में एक खास प्रकार की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। हिंदी शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है: उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। ये 3 प्रकार है। उपसर्ग के द्वारा जो शब्द होता है, नए शब्द का निर्माण, वो शब्दांश से पहले शब्द लगाया जाता है। मूल शब्द से पहले उपसर्ग को लगाया जाता है। मूल शब्द किसे है? सबसे पहले मूल शब्द को आप समझने का प्रयास कीजिए। मूल शब्द या रूढ़ शब्द, इसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ को बताते हैं और इसको खंडित करने पर इनका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता, वे मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे आदमी, चित्र। तो मूल शब्द, प्रत्यय और उपसर्ग में मूल शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये शब्द बार बार आते हैं। और दूसरा है इसमें यौगिक या योग गुण शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मेल से बनने वाले ऐसे शब्दांश जिसके खंड किए जा सकते हैं, जिनका खंड सार्थक होना जरूरी है, वे यौगिक या योग गुण कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय; देवालय, देव प्लस आलय; विद्यार्थी, विद्या प्लस। इस प्रकार हमने देखा इस नए शब्दों का निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपकी किताब में दिया है उपसर्ग विधि के द्वारा या उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण करना। तो सबसे पहले हम जाने उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल दे या उसमें एक नई विशेषता ले आते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उससे ध्यान दीजिए। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लग या आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ले आते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ जो भार है वो मूल शब्द और ऊपर उपसर्ग लगा है और जिसके से एक नया शब्द बना है ये पहाड़। इसी प्रकार प्रगति, यहाँ गति मूल शब्द। प्रगति में गति क्या है? मूल शब्द है और उसके सामने प्र लगा है। ये प्र उपसर्ग है और इसके संयोग से लगने से प्रगति एक नया शब्द बना है। उसी प्रकार देखिए अवगुण। अवगुण शब्द में जो गुण है वो मूल शब्द है और उसके आरंभ में जो अव लगा है वो उपसर्ग है और इसे नया शब्द बना है अवगुण। सुमार्ग। सुमार्ग में मार्ग जो शब्द है वो मूल शब्द है और उसके आरंभ में जो शु लगा है वो उपसर्ग और उससे नया शब्द बना है सुमार्ग। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल दें या उसमें नई विशेषता ले उपसर्ग कहलाते हैं। आपकी किताब में
उपसर्गों का बहुत प्रकार से उदाहरण दे दिया है। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग। इस प्रकार उपसर्ग के 3 प्रकार हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग। तो इन तीनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर कुछ और विशेष बातें मैं आपको बता दूं। जैसे एक शब्द है विज्ञान। विज्ञान शब्द में ज्ञान जो है वो मूल शब्द है और वी यहाँ पर उपसर्ग है, और इससे एक नया शब्द बना विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। निर्बल, बल शब्द मूल है, निर जो है ये उपसर्ग है। निर्बल यानी जिसमें बल ना हो। तो इस प्रकार अनपढ़ शब्द में जो पढ़ है वो मूल शब्द है, उसके आरंभ में अन जो लगा है वो उपसर्ग है। तो पढ़ जो है वो मूल शब्द है और अन जो है उपसर्ग है। इस प्रकार उपसर्गों के लगने से किसी शब्द मूल शब्द के आरंभ में किसी शब्द के आरंभ में उपसर्ग के लग जाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या उसमें नई विशेषता आ जाती है। तो इस तरह का आगे हम अब देखेंगे। सबसे पहले आपकी किताब के आधार पर हिंदी के उपसर्ग पहले, तो हिंदी के उपसर्ग के बारे में आपको पहले बता रहे हैं। हिंदी के उपसर्ग में देखिए, तुम्हारी किताब में दिया है अन, सबसे पहले दिया है अन। अन का मतलब है ना, रहित जो है वो अन के अंदर जाता है। निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे अन से बना अनजान। अनजान शब्द में जो जान है वो मूल शब्द और अन जो है वो उपसर्ग है। दूसरा है अधकिला। जैसे एक शब्द है तुम्हारे में अधकिला। अधकिला में देखिए किला आधा जो है, आधा अधकिला में जो खिला शब्द है वो मूल शब्द है और अध जो है वो उपसर्ग है। तो अध का मतलब यहाँ पर आधा है और इससे जो उपसर्ग बने हैं वो इस प्रकार है, अधकिला, अधमरा, अधजला, अधपका। ये इसके अलावा देखिए ऊन यानी एकम, 29 है, 39, 59, एकम, इसका अर्थ में एकम। तो उपसर्ग का अर्थ जानना भी जरूरी है। आपकी किताब में उपसर्ग के साथ साथ उसके अर्थ भी हैं। उसके अर्थ को जानोगे तो अच्छे तरीके से आप बना पाओगे। जैसे निडर, निडर में नी है उपसर्ग, तो बिना, इसका मतलब है बिना या रहित है। अभाव के अंतर्गत आता है। तो निडर में डर जो है मूल शब्द है और नी जो है उपसर्ग है। इससे नी से बनेंगे निडर, निहत्था, निठल्ला। तुम्हारी किताब के आधार पर देखिए तिगुना यानी ती यहाँ पर उपसर्ग है और गुना जो है वो मूल शब्द है। चौराहा, चौराहा मतलब चार। तो चार रास्तों का समूह चौराहा कहलाता है। चौमासा, चौपाई है, चौतरफा, इन सब का एक ही अर्थ होता है, इसका मतलब चार। तो चौ जो होगा वो उपसर्ग है और रहा, मासा, पाई ये उपसर्ग कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखो क या कु उपसर्ग। क से देखिए कपूत, कु से देखिए कुचार, कुचक, कुमार्ग। तो यहाँ पर मार्ग, कुमार्ग में जो मार्ग है वो मूल शब्द है और कु जो है वो उपसर्ग है। तो मार्ग मूल शब्द है और कु उपसर्ग है। तो इसका क या कु का अर्थ जो है
वो है बुरा। स या सु इसका मतलब होता है अच्छा। तो सपूत, सजीव, सुबोध, सुपच्छ, ये है कुछ हिंदी के उपसर्ग और उनके उदाहरण। पर यानी पराया या दूसरा। परदेश है, परलोक। तो इसमें पर जो है उसका अर्थ पराया या दूसरा है, और परदेश में जो देश है वो मूल शब्द है, पर यहाँ पर उपसर्ग है। तो इस प्रकार ये हिंदी के कुछ उपसर्ग के उदाहरण है। अब आपको आपकी बुक के आधार पर संस्कृत के कुछ उपसर्गों के बारे में बता रहे हैं। तो संस्कृत में बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे अ या अन। अ या अन का मतलब होता है अभाव, अहिंसा। अहिंसा शब्द देखिए, जो हिंसा है, हिंसा का ना होना। हिंसा जो है वो मूल शब्द है, और अ जो है यहाँ पर उपसर्ग है। उसी पर अन्याय, अनुचित, अनुतीर्ण, ये शब्द नए शब्द बनते हैं। उपसर्ग से नए शब्द बने हैं जिसमें अ उपसर्ग लगाया गया है। जैसे अधिकार, अधिकार यानी श्रेष्ठ या ऊपर। तो उपसर्गों का अर्थ भी जानिए, तुम्हारी किताब में अर्थ भी साथ साथ देती हैं। अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधिराज। तो यहाँ पर जो अधि है वो उपसर्ग है। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे। अनुसार, अनुरूप, अनुताप, अनुग्रह, अनुमान। उसके बाद है अभि, अभि यानी सामने, चारों ओर। जैसे अभियान, अभिनय, अभिप्राय। इस प्रकार संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनका यहाँ पर उदाहरण दिया है, जो आप पढ़ के भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी हमने आपको संस्कृत के जो बताए हैं उपसर्ग, उनको आप ध्यान से पढ़िए। अनुमान, अनु, अनु यहाँ पर उपसर्ग है, और उससे नया अनु यानी पीछे या समान। अनुकूल, अनुचर, अनुशासन, ये शब्द जो हैं वे संस्कृत उपसर्ग कहलाते हैं, और इनके प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या आ गया है। अब अंतिम में है तुम्हारा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू और फारसी भाषा के, अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे देखिए बदनाम, बदनसीब, बदबू, बदसूरत। इसमें बद का मतलब होता है बुरा, और बदनाम में देखो जो नाम है वो मूल शब्द है, और बद यहाँ पर उपसर्ग है। बदनसीब, बदनसीब में बद जो है वो उपसर्ग है, और नसीब मूल शब्द है। उसी प्रकार बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। बा का अर्थ यहाँ पर सहित। कम, कम यानी थोड़ा। जैसे कमजोर, कम अकल, कम खर्च, कम उम्र। खुश, खुश का मतलब यहाँ पर अच्छा है। खुश नसीब, खुशखबरी, खुश दिल। तो खुश नसीब में खुश जो है वो उपसर्ग है, और नसीब मूल शब्द है। गैर हाजिर, गैर, गैर का मतलब है बिना या विरुद्ध। गैर हाजिर जो प्रजेन ना हो, गैर यहाँ पर उपसर्ग है। गैर सरकारी, गैर कानूनी है। ये जो शब्द बने हैं वो गैर शब्द से अरबी फारसी के जो उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें इसका अर्थ है बिना या विरुद्ध। ला, ला यानी बिना। लापता, लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह। यहाँ पर ला जो है इसका अर्थ बिना है, और इसके प्रयोग में जो लाइलाज शब्द बना है तो लाइलाज में ला उपसर्ग है, और इलाज मूल शब्द है। हम सफर, हम सफर में देखिए जो हम जो है वो उपसर्ग है, और सफर मूल शब्द है। तो हम सफर, हम शक्र, हम दर्द, हम दर्द, हमदम, ये नए शब्द बने हैं। और हम का यहाँ पर अर्थ है साथ में होना या समान होना।
ये हैं कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग। इसके अलावा कुछ विलोम शब्द से भी तुम्हारी किताब में दिए हैं, उपसर्ग बनाए जाते हैं। जैसे न्याय से अन्याय, ये विलोम शब्द है। न्याय का उल्टा अन्याय होता है, न्याय का विपरीत अन्याय है, तो ये भी उपसर्ग है। अन्याय में अ जो है उपसर्ग है। उसी प्रकार देखिए सबल का विपरीत शब्द होता है निर्बल, तो यहाँ पर निर जो है वो उपसर्ग से बना है। तो अपोजिट वर्ड्स या विपरीत शब्द विलोम शब्द से भी उपसर्ग बनाते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण तुम्हारी किताब में दिए हैं, जैसे स्वदेश परदेश, सुमति कुमति, सफल विफल, आयात निर्यात, सुमार्ग कुमार्ग, सफल असफल, ये विपरीत शब्द। कुछ उपसर्गों में विलोम शब्द से भी उपसर्ग बनते हैं। तो इस प्रकार ये उपसर्ग का पहला चैप्टर है। अब इसके बाद हम आपको प्रत्यय बताएं। तो अभी हमने आपको ये बात समझाई, एक बार दोहरा रहे, ध्यान दीजिए। ये शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 3 भेद हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। जो ये उपसर्ग होते हैं वे हमेशा किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग स्वतंत्र नहीं होते और उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या उसमें कोई एक नई विशेषता आ जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं जैसे प्रहार, प्रदान, प्रहर, प्रबल। तो इन शब्दों में प्र जो है वो उपसर्ग है। तो जिन शब्दों को मूल शब्द से पहले लगाने से शब्दों का अर्थ बदलता है या उसमें विशेषता आ जाती है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग सदैव शब्द के आरंभ में लगते हैं। इनका अस्तित्व रूप और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। और हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्ग, 3 प्रकार से ये उपसर्ग बनाए जाते हैं। अब इसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय में थोड़ा अंतर आता है। प्रत्यय नए शब्द का निर्माण करता है, अर्थ में परिवर्तन करता है, लेकिन नए शब्द का निर्माण भी करता है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय हमेशा अंत में लगते हैं और लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए टोपी वाला, यहाँ पर टोपी मूल शब्द है और वाला जो है वो प्रत्यय है। वाला शब्द लगने से पूरा शब्द का अर्थ बदल गया। पहले टोपी था, एक वस्तु थी, लेकिन जब वाला उसमें जोड़ दिए, लगा दिए, तो टोपी वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर टोपी, तो वस्तु से व्यक्ति बन गया, और ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर टोपी है। तो प्रत्यय शब्द नए शब्द का निर्माण किया है। तो इस प्रकार धन प्लस ई, धनी, पहले धन था, उसके अंत में हमने ई प्रत्यय लगाया, बड़े ई की मात्रा में, तो वो बन गया धनी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, तो धनी। तो इस प्रकार जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे
लड़ाकू, लड़ प्लस आकू। झगड़ालू, झगड़ा प्लस आलू। भगोड़ा, भग प्लस ओड़ा। अब तुम्हारी किताब में देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, इसके आधार पर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए तुम्हारी किताब में दिया है कित प्रत्यय में दिया है। देखिए सबसे पहले पढ़ाकू, पढ़ प्लस आकू है। तो यहाँ पर जो पढ़ है वो मूल शब्द है, जो आकू है वो कृत प्रत्यय बना है। जैसे मिलान, मिल जो शब्द है वो मूल शब्द है और आन जो है वो प्रत्यय है। सजावट, सज, सज मूल शब्द है और आवट यहाँ पर प्रत्यय है। तो इस प्रकार सजावट, दिखावट, मिलावट ये प्रत्यय है और इसके अंत में आवट प्रत्यय नगर। इस प्रकार देखिए घबराहट, घबरा प्लस आहट, घबरा। मुस्कुराहट, मुस्कुरा प्लस आहट। चिल्लाहट, चिल्ला प्लस आहट। तो इस प्रकार कित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में आपको कुछ बता रहे हैं। क्रिया को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तेल प्लस ई, तेली, खेत प्लस ई, खेती। तो यहाँ पर देखिए कुछ और उदाहरण भी हैं जिसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। लोहा, लोहा प्लस आर। तो लोहा जो है वो मूल शब्द है और आर है वो तद्धित प्रत्यय है, लोहा। चित्रकार, चित्रकार में चित्र जो शब्द है वो मूल शब्द है और कार जो शब्द है वो प्रत्यय है। इस प्रकार देखिए चतुराई, चतुर प्लस आई। मोटापा, मोटा प्लस आपा। मिठास, मीठा प्लस आस। धार्मिक, धर्म प्लस ई। रंगीला, रंग प्लस ईला। रंगीन, रंग प्लस ईन, रंगीन। नमकीन, नमक प्लस ईन, नमकीन। तो ये तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। तो यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय कहीं कहीं एक साथ भी आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय कहीं कहीं एक साथ भी आते हैं। जैसे देखिए बेईमानी, एक शब्द है बेईमानी। बे, बे उपसर्ग है। ईमान जो है वो मूल शब्द है और अंत में जो ई लगा है, बड़ी ई की मात्रा, बेईमानी, वो प्रत्यय है। तो ऐसे कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ आते हैं। इसमें से देखिए कुछ और है। प्रचलित, प्र उपसर्ग है, चल मूल शब्द है, इत जो है वो प्रत्यय है जिससे प्रचलित नए शब्द बना है। सुगठित, सु उपसर्ग है, गठ मूल शब्द है और इत जो प्रत्यय है। तो बदनामी, पद उपसर्ग है, नाम मूल शब्द और ई जो है वो प्रत्यय है। तो इस प्रकार शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम आपको तीसरा समास, तीसरा जो शब्द निर्माण का तीसरा भाग है समास, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। समास क्या चीज होती है और समास किससे करते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं आदि आदि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो समास पहले समझने का प्रयास कीजिए, समास किससे कहते हैं, उसके बाद कुछ आगे बताएंगे आपको।
समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्द से के मेल से बनने वाले शब्दों की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में करना, संक्षेप करना, छोटा करना। शब्द समूह को छोटा करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द की बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो शब्दों को मिलकर एक शब्द बना है। नील कमल प्लस कमल, नील कमल। इसी प्रकार देवालय, दे प्लस आलय। तो ये समास का एक अंग है समस्त पद। शब्दों के मेल से बने हुए शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना, जैसे देखिए दो शब्द मिले, राजपुत्र, राजपूत। ये जो राजपुत्र है वो समस्त पद है। नील प्लस कमल, दो अलग अलग शब्द हैं जिससे नील का नया शब्द बना है। तो नील कमल जो वो समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो यहाँ पर रसोई घर जो है वो समस्त पद है। विद्या के लिए आलय, विद्यालय, जो विद्यालय शब्द है वो समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो समस्त पद का जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, और समस्त पद का जो दूसरा पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है। पद, एक शब्द आया है पद। पद किसे कहते हैं? कोई शब्द जब वाक्य में बदल जाता है तो उसे पद कहते हैं। जो कोई शब्द किसी वाक्य में जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है, पद कहलाता है। अब आपको बताएं समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह का होता है अलग करना। जिस प्रक्रिया से समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे पाठशाला, एक शब्द है पाठशाला, यहाँ पर विग्रह के बन जाएगा पाठ के लिए साथ, पाठ के लिए साथ। तो ये पाठ के ये समास पद है, पाठशाला समास। इसका जब हम विग्रह की अलग अलग की पाठ के लिए साथ, पाठ के लिए जो समय है वह समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 बिंदु। आपके बुक के आधार पर देखिए। समास के भेद। समास के 6 भेद। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार के 6 समास हैं। आइए इन समासों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए।
जो शब्द यहाँ दिए गए हैं, अव्यय भाव तत्पुरुष समास का उदाहरण सम द्वितीय समास द्वंद्व समास और द्वितीय समास, इसको आप ध्यान देंगे बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। इसमें कोई विशेष कठिन वाली कोई कठिनाई वाली कोई बात नहीं है, केवल आपको ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देंगे तो आप जल्दी से उसको समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले तुम्हारा दिए हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है या अवयव होता है, जिस समास में पहला पद अवयव होता है या प्रधान होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, समास पद अवयव की भांति काम करता है, और इस समास में यथा, प्रति, भर, आ आदि शब्दों का पहले प्रयोग किया जाता है। यथा, यथा विधि, प्रतिवर्ष, भरपूर, आजीवन। तो ये जो पहले यथा, प्रति, भर, आ ये शब्द जो प्रयोग हुए वो हमेशा अव्ययी भाव समास में होते हैं। इस बात ये इसकी पहचान है। इसलिए अव्ययी भाव को पहचानने के लिए इन शब्दों को याद रखना जरूरी है, ताकि आप आराम से उसको पहचान सकें। जिन समस्त पदों का पहला पद अवयव होता है, जिन समस्त पदों का पहला पद अवयव होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का हम विग्रह करेंगे तो बनेगा दिन दिन या प्रत्येक दिन। आजीवन यानी जीवन भर, सादर यानी आदर सहित, इज्जत इज्जत के साथ, यथा विधि यथा विधि विधि के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, बीचों बीच 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 में, ठीक बीच में, बेशक यानी शक के बिना। तो इस प्रकार यहाँ हमने क्या देखा है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अवयव है और पहला पद प्रधान भी है, और जिससे ये समास बना। अब है तत्पुरुष समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, विग्रह होगा रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर जो उत्तर पद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर पद में घर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। खाली रसोई बोलने से शब्द पूरा नहीं होता है। रसोई घर बोलने से घर जब शब्द जुड़ जाता है, यानी दूसरा पद जब उसमें जुड़ता है, तभी वो पूरा अर्थ को बताता है और एक नया समास बनता है। तो जिस समास का दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्र, राजमहल, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजमहल से राजा का महल। तो उसमें जो उत्तर पद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तत्पुरुष समास में जो कारक की विभक्तियां होती हैं वो लोप हो जाती हैं। जैसे राजमहल है, राजपुत्र, तो इसमें किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, वो देशभक्ति, इसमें जो दूसरा और उत्तर पद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। रणवीर, रण में वीर, इसमें भी दूसरा पद महत्वपूर्ण है, वो दूसरा पद प्रधान है। इस प्रकार ये तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के बाद देखिए कर्मधारय समास। क्या बताया हमने? कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास से दोनों पद में परस्पर उपमेय और उपमान का संबंध होता है। पहला पद इसका विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए, नील कमल, नील शब्द विशेषण और कमल जो है विशेष्य है। उसी प्रकार उपमेय और उपमान और उपमेय में देखिए, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ चंद्र जो है वो उपमान है और मुख जो है उपमेय है। तो इस प्रकार बहुत सारे और उदाहरण हैं जो कर्मधारय समास के बारे में बताते हैं। जैसे नरसिंह, नरों में सिंह, पीतांबर यानी पीला अंबर, महात्मा, महान आत्मा, तो ये कर्मधारय समास कहलाते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, वह या पहला पद या उनके बीच उपमान और उपमेय का संबंध हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। इसके बाद है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जिस समास का या समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्रि, तो पहला देखो नवरात्रि, नवरात्रि में नौ, पहला पद जो है नौ है, ये संख्या है। पंचवटी, पंचवटी शब्द में पंच जो शब्द है वो संख्यावाचक है। त्रिभुज यानी तीन भुजा वाला, तो त्रि जो है वो तीन अर्थ को बता रहे हैं। दो पहर यानी दो पहरों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। तो इन उदाहरणों में, द्विगु समास के इन उदाहरणों में हम देखे हैं कि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यह द्विगु समास हो। इसके बाद है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसको विग्रह करने पर इसके बीच तथा, एवं या योजक जुड़ जाते हैं, वो द्वंद्व समास कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और इसका विग्रह करें यानी द्वंद्व समास का जो विग्रह करें तो इनके बीच में और शब्द जुड़ जाता है, तथा, एवं, अथवा, या शब्द जुड़ जाता है, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। खरा खोटा, खरा या खोटा। उतार चढ़ा, उतार या चढ़ा। नर नारी, नर और नारी। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो विग्रह करने से यहाँ पर देखिए और शब्द का प्रयोग, या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका विग्रह करने पर बीच में और, तथा, एवं या शब्द या योजक आकर जुड़ जाते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। अब बता रहे हैं बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान न हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान न हो और किसी नए और विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिन समस्त पदों में दोनों पद गौड़ हैं या प्रधान न हो और ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हों तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज में दोनों पद प्रधान नहीं है
इसका विग्रह करेंगे तो होगा चार भुजाएं जिसकी। चतुर्भुज का मतलब चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान। तो यहां पर तीसरा पद विष्णु आया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, भगवान शंकर। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो इस प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो हमने देखा कि बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, दोनों मिलकर एक नए पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तो वे बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। इसके बाद देखिए पदों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। इस क्रिया से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास आदि। तो पूरे 6 प्रकार के समास हैं। तो आज बस इतना ही। हमने आपको जो पढ़ाया है आप अपनी किताब से ध्यान पूर्वक उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और जो उत्तर आपको बनता है वो आप किताब में लिख भी सकते हैं। और जब स्कूल खुलेगा हम आप मिलेंगे तो उस समय हम उसको सही उत्तर के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही। ओके बाय। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके।